हेलो हाय एवरीवन, आप सभी को गुड इवनिंग। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। जैसा कि आपको पता है, हर सैटरडे हम सैटरडे शॉर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ वन लाइनर पॉइंट हम लेकर के आते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये क्या होगा कि आपको टू द पॉइंट चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। कुछ फैक्ट कह सकते हैं आप, मतलब फैक्चुअल भी है कुछ चीज़ें और समझने वाली चीज़ें भी हैं। लेकिन उसमें है क्या कि जैसे कुछ पॉइंट आपको एक जगह पे कलेक्ट मिल जाएगा, जिससे आप रिवीजन करने में या एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करके आप इतना अपना टॉपिक तो एकदम बिल्कुल श्योर कर ही सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता ही है, ये वीडियो जो आपकी टीजीटी पीजीटी एलटीजी आईसी नेट के लिए है, या होम साइंस के और भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके। अभी आजकल एक वो राजस्थान में आई थिंक लैब असिस्टेंट का निकला हुआ है, उन सब चीज़ों के लिए भी आप देख सकते हैं। और आपको पता ही है कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं सब होम साइंस के, मतलब होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो पहले की ना देखी हो तो वो लोग आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। चलिए, लेकिन हम अपना जो है सैटरडे शॉर्ट्स फिर से हम अपना जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबको गुड इवनिंग। और शाम का समय है तो कुछ ठंडा आप लोग पी सकते हैं, क्योंकि गर्मी बेहद एकदम चरम स्तर पे है, बिल्कुल अपना पूरा असर दिखा रही है गर्मी, पूरा बदला ले रही है कह सकते हैं आप। खैर, हम लोग भी तो नेचर के साथ इतना ज़्यादा वो करते हैं तो बदला लेना तो बनता ही है। कोशिश करिए थोड़ा सा आसपास का माहौल जो है ठंडा रखिए, पौधों को पानी दीजिए, पौधे लगाइए। चलिए, ये सब तो डेली की बातें हैं, हम अपना बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका कैलोरी मीटर। आपको याद होगा न्यूट्रिशन साइंस, जब न्यूट्रिशन कह रही हूँ, अभी जब फूड साइंस हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कैलोरी मीटर के बारे में पढ़ाई था। तो ये क्या है कि इंस्ट्रूमेंट है जो कैलोरी को जो है, मतलब ऊर्जा को मापता है कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, किसी भी फूड के ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ये कैसी गैस है? ये कलरलेस है, ओडरलेस गैस है, फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन प्रोड्यूस इन टिश्यूज एंड एलिमिनेटेड बाय लंग्स। जाहिर सी बात है कि जिन भी चीज़ों में कार्बन होता है और उनसे जो उनके ऑक्सीडेशन से ये प्रोड्यूस होती है टिश्यूज़ में, और जो हमारे लंग्स हैं, हमारे लंग्स से भी हम लोग एलिमिनेट करते ही हैं। जब हम लोग जो है क्या बोलते हैं, एक्सेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो हम छोड़ते हैं। तो आपके एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कैसी गैस है, कलरलेस है, ओडरलेस है, या किस चीज़ का ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होता है, ब्ला ब्ला। तो इसके बाद है हमारा कार्सिनोजन। कार्सिनोजन एक आपका ऐसा सब्सटेंस है विच ट्रिगर्स एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ठीक है, इसको इसलिए आप एक कैंसर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैंसर में होता क्या है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ ही तो होती है, सेल डिवीजन हो जाता है, सॉरी ग्रोथ नहीं होती है। तो आप ये कह सकते हो कि ऐसा सब्सटेंस है जो मतलब एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को जो है बढ़ावा देता है। ठीक है, ट्रिगर करता है एक तरीके से। इसके बाद है हमारा टूथ डिके, जिससे जब हमारे दांतों में कुछ क्षरण होने लगता है या हमारे दांत खराब होने लगते हैं तो उसको हम लोग कैरीज बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स आपने सुना ही है, हम इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल येलो ऑरेंज प्लांट पिगमेंट। कहने का मतलब ये क्या है, ये जो जितने भी पिगमेंट होते हैं, जैसे आपका क्लोरोफिल हो गया, इसके बाद एंथोसाइनिन है, एंथोजेंथिन है, जेंथोफिल है, ये हम पढ़ेंगे आगे अभी। तो उसमें क्या, जैसे आपका ये सब क्या होते हैं ना, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। जैसे विटामिन नहीं होता है जो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, सेम उसी तरीके से जो ये पिगमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, प्लांट पिगमेंट या फूड पिगमेंट, वो फैट सोल्यूबल भी होते हैं, वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। तो ये जो आपका कैरोटिनॉइड्स है, ये क्या है, एक फैट सोल्यूबल पिगमेंट है। और ये कौन सा कलर देता है पौधों में? येलो कलर, ऑरेंज कलर। मतलब ये येलो और ऑरेंज कलर जो है पौधों में, या आप कह सकते हो कि प्लांट्स में देता है। ठीक है। इसके बाद कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है? कैरियर को हिंदी में संवाहक बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि रोग संवाहक, इस तरीके का टर्म टीजीटी पीजीटी में आता है ये। तो इसको क्या कहते क्या है, आप ये देखो कि अ पर्सन इन अपरेंट गुड हेल्थ, कोई ऐसा पर्सन जो दिखने में बिल्कुल गुड, अच्छा दिख रहा है, कि इसकी हेल्थ में आपको कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही, एकदम हेल्दी दिख रहा है। हु हार्बर्स पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड पासेस दिस ऑन टू अदर्स। वो दिखने में तो बिल्कुल एकदम हेल्दी है, बट क्या है कि उसके अंदर कुछ इस तरीके के मतलब रोग वाली ऐसी स्थिति है, या आप ये कह सकते हो कि रोग वाले ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो उसके अंदर हैं, और वो क्या होता है कि वो दूसरों के ऊपर पास हो जाता है। समझ गए आप? ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे जुकाम होता है तो दिखने में तो हम ठीक लगते हैं, थोड़ा बहुत फेस पे अजीब सा होता है, सर दर्द होता है, बट होता क्या है कि वो दूसरे के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है। तो उस तरीके की बात यहाँ पे हो रही है कि कैरियर उसको बोलेंगे हम लोग, कि जो एक गुड पर्सन है, वो मतलब एक पर्सन है, वो दिखने में बिल्कुल हेल्दी दिखेगा आपको, बट उसके अंदर कुछ ऐसे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो दूसरे के ऊपर वो पास हो जाएगा या कर सकता है वो। ठीक है। इसके बाद आपका कसावा। कसावा को हम लोग टैपियोका बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल प्लांट विद एडिबल स्टार्ची रूट, ये एक ऐसा प्लांट है जो ये टैपियोका है आपका, कैसा, स्टार्ची रूट। ठीक है। एडिबल मतलब कि खाने योग्य है, और स्टार्ची रूट मतलब इसकी जो जड़ें होती हैं वो स्टार्च की होती हैं और ये खाने योग्य होता है। ट्रॉपिकल प्लांट है ये। ठीक है।
इसके बाद है हमारा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन। कैटालिस्ट ऐसा मतलब सब्सटेंस है जो क्या करता है कि रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, मतलब उसको और बढ़ाता है। जैसे एंजाइम्स जो होते हैं वो कैटालिस्ट का ही काम करते हैं। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उनको, उनके रिएक्शन को और बढ़ा देते हैं, किसी भी ब्रेकडाउन को या किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए उसको बढ़ा देते हैं। तो इनको ये अलग से इनको यूज़ नहीं करना पड़ता है, लेकिन ये क्या होते हैं कि जो आपका केमिकल रिएक्शन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। एक सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, मैंने आपको बताया था, जैसे स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में वो पॉलीसैकेराइड का एक प्रकार होता है, उसी तरीके से सेलुलोज भी क्या है आपका, पॉलीसैकेराइड है, और कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है ये पॉलीसैकेराइड। अ पॉलीसैकेराइड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट विच पासेस अनडाइजेस्टेड थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या है, एक तरीके का आप कह सकते हो फाइबर है, काइंड ऑफ फाइबर, सेलुलोज जो होता है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो होता क्या है कि जो ह्यूमन है, आप मानव का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें ये, हम इसको खाते तो हैं, ठीक है, लेकिन ये बिना देखिए लिखा हुआ कि अनडाइजेस्टेड थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच पासेस, जो कि हमारे हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उससे ये बिना डाइजेस्ट हुए ही पास हो जाता है। समझ गए आप? ये जो है क्या कहते हैं, इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है, आप ये समझ लीजिए। इसके बाद हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा सबने। उसमें होता क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज टिश्यू विद केमिकल ड्रग्स। मतलब कैसा उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, केमिकल ड्रग्स के थ्रू जो है, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनमें, मतलब टिश्यूज़ में जो बीमारी होती है, आप ये कह सकते हो कि उनका ट्रीटमेंट किया जाता है किसके थ्रू, विद केमिकल ड्रग्स। इसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सब लोग जानते होंगे, ग्रीन कलर पिगमेंट। मैंने अभी बताया ना आपको कि कई सारे पिगमेंट होते हैं, तो क्लोरोफिल जो हमारा हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं आपकी, मतलब हरी हरी सब्जियां, उनमें जो है ये क्या कहते हैं, आपका ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। इसके बाद सिरोसिस, आपने सुना होगा नाम लिवर सिरोसिस का। तो यहाँ पर सिर्फ सिरोसिस का मतलब आपको समझना है क्या है, जेनेरिक टर्म फॉर लिवर डिजीज। ये क्या है, एक टर्म है लिवर डिजीज के लिए, ठीक है। विद फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस स्कार टिश्यूज, जो लिवर के आपके वो टिश्यूज़ हैं उनमें क्या होता है, बिल्कुल फाइब्रस स्कार हो जाता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक तरीके का बिल्कुल घाव बन जाता है उसमें। विद लॉस ऑफ सेल्स डिस्टर्बिंग नॉर्मल लिवर फंक्शन, जो क्या होता है कि जो सेल होती हैं उनका काफ़ी लॉस हो जाता है, और जो आपका नॉर्मल लिवर का फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अकर्स इन मालनरिश्ड अडल्ट। मालनरिश्ड अडल्ट का मतलब जो बिल्कुल कुपोषित वयस्क होते हैं, मतलब जो ऐसे अडल्ट होते हैं जो, ड्यू टू एक्सेसिव एल्कोहल इंटेक, बहुत ज़्यादा एल्कोहल इंटेक करने से, एंड हाईली मालनरिश्ड चिल्ड्रन, या तो बहुत मालनरिश्ड अडल्ट होगा या बहुत मालनरिश्ड चिल्ड्रन होगा, इन दोनों में भी जो है ये लिवर सिरोसिस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या कि लिवर पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, लिवर का फंक्शन बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है, तो इससे जो है लिवर इनलार्ज हो जाता है, या फिर लिवर में वही है ना फाइब्रस स्कार, काफ़ी उसमें बहुत बुरी तरीके का घाव हो जाता है, तो इसको हम लोग लिवर सिरोसिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद है मतलब कोगुलेट। कोगुलेट का नाम कहीं भी आए तो आपको ये समझना है कि यहाँ प्रोटीन के रिलेशन, मतलब प्रोटीन के रिगार्डिंग कुछ बात हो रही है, क्योंकि होता क्या है कि प्रोटीन को जब हम हीट पे गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, कोगुलेट, मतलब वो जम जाता है, ठीक है। तो जब गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, हीट की। जाहिर देखिए, प्रोटीन कोगुलेट ड्यू टू हीट। प्रोटीन जो होता है क्या, कोगुलेट मतलब कि जम जाता है, आप ये कह सकते हो, हम अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो जम जाना, ठीक है, ड्यू टू हीट। जब आप उसको हीट देंगे प्रोटीन को तो प्रोटीन जम जाएगा, एंड और चेंज ऑफ पीएच, और उसके पीएच में भी कुछ चेंज आएगा ही, जाहिर सी बात, जब वो जम जाएगा तो पीएच ऊपर नीचे कुछ होएगा ही, तो उसकी बात हो रही है। तो कोगुलेट का मतलब जम जाना, ठीक है। इसके बाद जैसे अंडा होता है, कच्चा अंडा, तो उसको जब हम गर्म मतलब उबालते हैं तो अंडे में जो प्रोटीन होता है आपका एल्ब्यूमिन प्रोटीन, वो कोगुलेट हो जाता है। और कोगुलेट का मतलब अंडा पहले लिक्विड में होता है, फिर आफ्टर उबाल मतलब बॉईल वो आप देखते हो जम जाता है ना, उसका व्हाइट वाला पार्ट और येलो वाला पार्ट भी, तो वो जो जम जाता है उस प्रोसेस को आप कह सकते हो कि उसको हम कोगुलेशन बोलते हैं, कोगुलेट से कोगुलेशन। इसके बाद है कोफैक्टर। कोफैक्टर का क्या मतलब है, नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड बाई सम एंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी। कहने का मतलब आपको पता होगा, जब हमने फिजियोलॉजी पढ़ी तो उसमें मैंने बताया था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। कहने का मतलब ये है कि जितने एंजाइम्स होते हैं वो सारे प्रोटीन के बने होते हैं, बट कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते, या फिर आप कह सकते हो कि उसमें कुछ पार्शियल प्रोटीन होता है, मतलब वो पूरा प्रोटीन वाला एंजाइम नहीं होता है। तो जो एंजाइम ऐसे होते हैं कि जिनमें प्रोटीन नहीं होता है, तो उन एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या होता है कि कुछ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी की बात हो रही है। तो जो ये कोफैक्टर होते हैं वो जिन एंजाइम में प्रोटीन नहीं होता है, तो उन एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए जिन थोड़ी सी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो उसको हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर का मतलब आप ये कह सकते हो कि सहकारक, मतलब उसको काम करने के लिए थोड़ा सा कोई हेल्प कर दे, सीधी सी बात ये है। हम बोलते हैं ना कि जैसे
अब क्या बोलूँ मैं, जैसे हेल्पर कोई होता है तो हम बोल देते हैं थोड़ा सा कॉपरेट कर दो, इस तरीके की बातें होती है। तो उसी रिगार्डिंग में यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद है आपका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ एरोबिक लैक्टोज फर्मेंटर्स। ये कौन से ग्रुप से है, एरोबिक लैक्टोज फर्मेंटर्स का के ग्रुप से है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ये जनरली क्या करता है, जनरली नॉट हार्मफुल, ये जनरली कोई हानिकारक नहीं होता, बट देयर प्रेजेंस इंडिकेट लैक ऑफ सैनिटेशन। ये हार्मफुल तो नहीं होता है, लेकिन अगर ये किसी भी आपके फूड प्रोडक्ट में या किसी भी सब्सटेंस में इसकी प्रेजेंस आ गई है या प्रेजेंस है, तो इसका मतलब ये है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि इसमें जो है कुछ सैनिटेशन की कमी है। समझ गए आप। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या है आपका, कंजक्टाइवा के नाम, अगर कंजक्टाइवा कहीं भी लिख करके आ रहा है तो आपको क्या समझना है कि आंखों की रिगार्डिंग कुछ बात हो रही है, ठीक है। फाइन मेम्ब्रेन आईबॉल एंड लाइनिंग द आईलिड। ये क्या है, एक फाइन मेम्ब्रेन है आपके आईबॉल की ऊपर, जो हमारी आंखें हैं, मतलब हमारी दोनों आंखें हैं, उनके ऊपर की ये फाइन मेम्ब्रेन आईबॉल है, मतलब आईबॉल के ऊपर जो फाइन मेम्ब्रेन है, बहुत पतली झिल्ली टाइप आप कह सकते हो। एंड लाइनिंग द आईलिड, जो हमारी आईलिड है उसको लाइन करती है, ठीक है। इसके बाद है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम है फ्लूइड सिक्रेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लैक्टेशन। कहने का मतलब आफ्टर डिलीवरी के एक हफ्ते बाद तक, एक हफ्ते तक, मतलब आफ्टर डिलीवरी एक हफ्ते तक जो फ्लूइड निकलता है जो है वीमन के ब्रेस्ट से, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। येलो कलर का होता है थोड़ा सा ये, और बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और इसमें जो है काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट और काफ़ी विटामिन्स होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिपेशन, डिफिकल्टी इन एम्प्टिंग बाउल्स यूजुअली ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फाइबर इन द डाइट। कहने का मतलब ये कॉन्स्टिपेशन मतलब इसको बोलते हैं कब्ज। ये क्यों होता है कि जब होता क्या है कि जब आपको स्टूल पास करने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है, तो यूजुअली ये कब होता है कि जब आप पानी कम पी रहे होते हैं या फिर अपने डाइट में फाइबर कम लेते हो। फाइबर मतलब वही रेशे है ना, जो आपके रेशेदार खाद्य पदार्थ हैं, छिलके वाली दालें, छिलके वाले अनाज और छिलके सहित फल सब्जियां, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं ले रहे हैं, कमी हो रही है, तो ये आपको इस चीज़ को फेस करना पड़ सकता है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। इसके बाद है कंटैमिनेशन। कंटैमिनेशन का मतलब है एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म इन सम मटेरियल और ऑब्जेक्ट। आपको पता ही होगा कि अगर मतलब किसी भी मटेरियल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ अनडिजायरेबल मतलब कि अनैच्छिक ऑर्गेनिज्म की वृद्धि हो गई है या उनकी एंट्री हो गई है, तो वो चीज़ कंटैमिनेटेड हो जाती है, ठीक है। होता ना कंटैमिनेटेड फूड, कंटैमिनेटेड सब्सटेंस, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। इसके बाद है आपका कॉर्न ओपेक 2। ये क्या है कि जेनेटिकली डेवलप्ड कॉर्न विद हायर देन नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन। कहने का मतलब ये है कि जेनेटिकली, मतलब अभी उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडिया में जो मक्का होता है उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है, लेकिन अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि लाइसिन युक्त मक्का उगाया जाता है। तो उसी की बात हो रही है, जेनेटिकली ऐसे कॉर्न मतलब डेवलप किए जाते हैं जिनमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि हो क्या रहा है, जेनेटिकली उनमें डेवलप किया जा रहा है। क्या डेवलप किया जा रहा है, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन वाला स्पीसीज का मक्का डेवलप किया जा रहा है, सो दैट उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफैन ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है नॉर्मल अमाउंट के कंपेरिजन में। इसके बाद है आपका डीएमिनेशन। डीएनिमेशन का मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अ कंपाउंड। किसी को मतलब इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि एन अमाइनो ग्रुप, कोई अमाइनो ग्रुप जो है रिमूवल किया जा रहा है, किससे, एक कंपाउंड से, है ना। ये जो अमाइनो का पूरा ग्रुप होता है ना, तो उसमें होता क्या कि एक कंपाउंड से एक अमाइनो ग्रुप अलग किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग डीएमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म एक बीमारी है जो कि आयोडीन की कमी से होती है, और इसमें होता क्या है कि ड्वार्फनिज्म usually caused in the infant due to self depletion of iodine of the mother in her pregnancy, resulting in her inability to supply iodine for the development of the fetus। कहने का मतलब क्या होता है, डॉर्फिज्म मतलब बौनापन आ जाता है, और इसका कॉज क्या होता है कि इन्फेंट ड्यू टू सेल्फ डिप्लीशन ऑफ आयोडीन। जब इन्फेंट मतलब बच्चा होता है जो माँ के पेट में, तो उसमें उसको अगर प्रॉपर मात्रा में आयोडीन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आयोडीन नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से ये होता है। और मदर क्या करिए, देखो सारी चीज़ बच्चे को मदर के थ्रू ही मिलती है, तो मदर की प्रेगनेंसी में अगर मदर ने प्रॉपर अमाउंट में, गुड अमाउंट में आयोडीन नहीं लिया है कि उसके बॉडी की भी जो है कंप्लीट आयोडीन कंप्लीट हो सके और उसके बेबी की भी कंप्लीट हो सके, तो अब आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो होता क्या, बच्चा जो है ड्वार्फनिज्म हो जाता है। बच्चा मतलब बच्चा बौना रह सकता है, और भी क्या हो सकता है कि बच्चा जो होता है मेंटली डिसऑर्डर भी हो सकता है। मेंटली भी मतलब बच्चा परेशान हो सकता है, या आप कह सकते हो कि मेंटली डिसेबल हो सकता है, ठीक है। तो और ये रिजल्ट किस में आता है, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी, अगर मतलब प्रेगनेंसी के टाइम अगर नहीं लिया गया है आपका आयोडीन, तो इनएबिलिटी टू सप्लाई आयोडीन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। फीटस क्या है, बच्चे के, माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है उसके डेवलपमेंट के लिए जो है दिक्कत हो सकती है, आयोडीन की सप्लाई अगर मदर ने कम ली है अपने प्रेगनेंसी के टाइम। डिहाइड्रेशन आपको पता है कि
अब डिहाइड्रेशन का मतलब लोग ऐसे समझते हैं, अरे चक्कर आ गया, पानी नहीं, अच्छा चक्कर आ गया, अच्छा पानी नहीं पिया, तो इसका मतलब ये नहीं है। वो तो हमने मान लो थोड़ा चक्कर आया तो हमने थोड़ा पानी पी लिया, हम फिर नॉर्मल हो जाएंगे। देखिए, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी विच इज़ नॉट कंपनसेटेड बाई इनटेक ऑफ वाटर। कहने का मतलब आपकी बॉडी से पानी इतना ज़्यादा निकल गया हो या इतना ज़्यादा पानी कम हो गया हो कि जो मतलब ऐसे पानी पीने से कंपनसेट नहीं हो सकता, फिर आपको डॉक्टर के पास ही पहुंचना पड़ेगा, ग्लूकोज और ये सारी चीज़ें करवानी पड़ेंगी। तो इस टाइम तो गर्मी बहुत है, तो कोशिश करिए कि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना होने पाए। नेक्स्ट टर्म है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा होगा, फॉर्म इनटू क्रिस्टल। अब क्रिस्टल जैसे बनते हैं किसी चीज़ के, तो उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद हमारा डी एमिनेशन, सॉरी ये हमारा हो चुका है, ये रिपीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा डिमेंशिया। डिमेंशिया का नाम आपने सुना होगा, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि नियासिन की कमी से 4D बीमारी हो जा 4D नामक डिजीज़ होती है, तो 4D का मतलब वही डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डेथ, 4D ये होता है। तो उनमें से डिमेंशिया में होता क्या है, मेंटल डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन इम्पेयरमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्सेस। कहने का मतलब एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, और ये मेंटल डिसऑर्डर बढ़ते बढ़ते क्या इसका रिजल्ट आता है एक टाइम पे, मतलब ऐसा रिजल्ट आता है कि जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं, हमने न्यूरॉन्स में पढ़ा था, वो क्या करती हैं कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो मतलब इम्पेयरमेंट हो जाता है, जो हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं उनके मैसेज ट्रांसफ़र करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इससे होता क्या कि मेंटल डिसऑर्डर इंसान में हो जाता है, और इस टर्म को हम लोग डिमेंशिया बोलते हैं। इसके बाद है हमारा डीओडराइजेशन। तो डीओडराइजेशन का शब्द जो बना है वो कहाँ से बना है, ओडर से। ओडर आप समझ रहे हैं ना, ओडर किसी भी चीज़ की। तो रिमूवल ऑफ फ्लेवर और ओडर ऑफ, ये सॉरी ये डेटा लिख गया यहाँ पे, ये फैट है, आप लोग इसको सही कर लेना, ये फैट है, ठीक है। रिमूवल ऑफ फ्लेवर और ओडर ऑफ फैट ड्यूरिंग रिफाइनिंग। कहने का मतलब ये है कि जब फैट रिफाइन किया जाता है, मतलब जो वसाएँ होती हैं उनमें जो रिफाइनिंग का प्रोसेस किया जाता है, तो उनमें अगर मान लीजिए कुछ अनडिज़ायरेबल फ्लेवर या कोई अनडिज़ायरेबल ओडर आ गई है, महक आ गई है, तो उसको हटाया जाता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीओडराइजेशन। इसके बाद डीएनए के बारे में सब जानते ही होंगे, जिसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मैंने डाल दिया है कि आपको कभी कभी होता है स्पेलिंग वगैरह, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख लिया करिए, एग्जाम में जरा से स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है, फिर उसी में हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या फॉर्म करता है, जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके मान के चलो कि अर्थ पे, या कह सकते हो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब में मतलब एक तरीके का जीन फॉर्म होता है, और वो किस वजह से होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है हर किसी के अंदर, और इसी जेनेटिक मटेरियल से उस स्पीसीज की आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आती है या दिखती है, आप ये कह सकते हो। तो जो डीएनए है आपका, वो क्या कर रहा है, फॉर्म करता है, एक जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करता है मोस्टली सभी ऑर्गेनिज्म में, सॉरी। नेक्स्ट हमारा डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस भी कहीं आपको सुनने में आया तो आपको समझ आना, स्किन के बारे में बात हो रही है। इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन खराब हो जाती है, रेड कलर के इस तरीके से स्किन की काफ़ी डिके हो जाता है, तो ये भी बीमारी है आपकी डर्मेटाइटिस, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज का हमारा पॉइंट इतना ही था, और बताइएगा कैसा लगा आपको, और इसके बाद अगर कुछ ना समझ में आया हो तो फिर से करिएगा। इसका आप लोग अगर छोटा, वैसे तो ये वैसे ही वन लाइनर है, तो अगर लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा डिटेल लग रहा है तो आप और भी शॉर्ट फॉर्म में अपना नोट्स इसका तैयार कर सकते हैं। और चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल, और तब तक के लिए आप लोग जो है अपना रिवीजन जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम अभी इतने जल्दी तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आप लोग ये मान कर चलिए कि एग्ज़ाम जल्दी ही होना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप लोग तैयारी जो है वैकेंसी या एग्ज़ाम की डेट या इंटरव्यू की डेट या मतलब ये सब चीज़ें देख सोच करके तैयारी मत कीजिए। आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए जितने जल्दी हो सके, और रिवीजन पे फोकस करिए, जितनी बार आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ही होता है जो आपके एग्जाम हॉल में काम आता है, और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है। तो जब हम चीज़ों को रिवाइज किए रहेंगे, तो अगर आपके सामने ऑप्शन में मान के चलो आधा वर्ड भी दिख गया ना, अगर वो हो सकता है वहाँ पे ज़रा सा लैंग्वेज चेंज कर दी गई हो, तब भी आप मतलब मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहूँगी कि आप वहाँ आंसर सही करके आएंगे। तो चलिए, ये बातें तो हम रोज़ ही करते रहते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ मैं रोज़ आपको याद दिलाती रहूँ कि आप रिवीजन पे फोकस करिए। आप अपना एक दिन का नोट्स भले मत बनाइए, लेकिन रिवीजन जरूर करिए। रिवीजन आप बिल्कुल समझ लीजिए जैसे आप पानी पीए बिना नहीं रह सकते हैं, उस तरीके की आदत बना लीजिए रिवीजन करने के लिए, डेली रिवीजन करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, और फिर कल बात करते हैं। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।